हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरी ऑपरेटिव केयर। ये हमारा जो है थर्ड वीडियो रहने वाला है हमारे सर्जिकल पोर्शन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ पेरी ऑपरेटिव केयर। जो पेरी ऑपरेटिव केयर है ये सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ द टोटल मेडिकल या नर्सिंग सपोर्ट जो होता है जो हम एक पेशेंट को देते हैं बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर सर्जरी। ठीक है, यानी सर्जरी से पहले या जब हम सर्जरी करते हैं या सर्जरी के बाद जो केयर आता है उसे हम कहते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर। ठीक है, एंड इट एम्स टू मेक द पेशेंट फील सेफ, रिड्यूस फियर एंड स्टॉप प्रॉब्लम्स एंड हेल्प देम टू हील फास्ट। ठीक है, सो सिंपली हम कुछ ऐसा इसमें कुछ कह सकते हैं। क्योंकि जो ये हमारा टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा। ठीक है, सो लास्ट सिलेबस के लास्ट वाले पोर्शन में हमें ये आता है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्दर। सो इसमें अगर हम देखें इसमें हमें 3 फेजेस आते हैं। एक आता है प्री ऑपरेटिव फेज़, इंट्रा ऑपरेटिव फेज़, पोस्ट ऑपरेटिव फेज़। कुल मिला के ये 3 फेजेस होते हैं। जो प्री ऑपरेटिव फेज़ है इसे हम कहते हैं प्री मीनस यानी ऑपरेशन से पहले। ठीक है, एंड इंट्रा का मतलब होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद। सो तीनों फेजेस में जो है इनका अलग अलग रोल होता है और एक अलग अलग जो है इनकी डिटेल्स होती हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे जो प्री ऑपरेटिव फेज़ है इट इज़ स्टार्टेड व्हेन यू प्लान द सर्जरी। ये कब स्टार्ट होता है? जब हम प्लान करते हैं सर्जरी। एंड इंट्रा ऑपरेटिव फेज इज़ स्टार्टेड व्हेन यू एंटर द सर्जिकल सूट। एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ जो है इट स्टार्ट्स राइट आफ्टर द सर्जरी इन द रिकवरी एरिया। ठीक है, फिर इसमें जो ये कब ख़त्म होता है, स्टार्ट कब होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। प्री ऑपरेटिव फेज जो है इट फोकसेस ऑन द हेल्थ टेस्ट्स, फिजिकल प्रिपरेशन एंड लॉवरिंग द स्ट्रेस। वाइल एज जो इंट्रा ऑपरेटिव फेज है इट फोकसेस ऑन द सेफ्टी चेक्स एंड एनेस्थीसिया एंड सर्जरी इटसेल्फ। फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव है इट फोकसेस ऑन द पेन कंट्रोल, ब्रीदिंग एंड वाइटल साइंस और वाउंड केयर वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्टली इसमें देखेंगे प्री ऑपरेटिव फेज़। जो प्री ऑपरेटिव फेज़ होता है इसमें हम सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन। सो प्री ऑपरेटिव फेज़ जो है हम इसे कहते हैं इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द टाइम सर्जरी इज़ प्लानड अंटिल द पेशेंट एंटर्स द ऑपरेटिंग रूम। ठीक है, यानी वो पीरियड है जब हम पेशेंट को जो है पेशेंट की सर्जरी जब हम प्लान करते हैं और फिर जब हम उस पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं। ठीक है, यानी एक पेशेंट है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी सर्जरी होने वाली है और सर्जरी डिसाइड हो गई है, प्लान हो गया है, तब से लेकर उसको ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेटिंग रूम तक ले जाने तक जो टाइम आता है, जो पीरियड आता है उसे हम प्री ऑपरेटिव कहते हैं। और इस प्री ऑपरेटिव फेज़ में हमें प्री ऑपरेटिव केयर आता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो प्री ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स है इसमें हम क्या करते हैं टू एसेस पेशेंट फिज़िकल एंड मेंटल स्टेटस। इसमें जो पेशेंट का जो फिज़िकल और मेंटल स्टेटस है वो देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं फिज़िकली फॉर द सर्जरी एंड मेंटली इमोशनली फॉर द सर्जरी। इसके अलावा इसको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्जरी और हेल्प करते हैं उससे टू रिड्यूस द स्ट्रेस। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज़ इन्फॉर्मड कंसेंट लेते हैं हम, पेशेंट से लेते हैं या पेशेंट के अटेंडेंट से लेते हैं एक इन्फॉर्मड कंसेंट। याद रखिए जो कंसेंट है वो हम प्री ऑपरेटिव फेज़ में लेते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बन सकता है। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है। जैसे जो प्री ऑपरेटिव केयर है इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशंस एंड हॉस्पिटल स्टे। गुड प्रिपरेशन अगर होगी दैट विल लीड टू द सेफ एनेस्थीसिया एंड सक्सेसफुल सर्जरी। नर्सेज प्ले अ की रोल इन पेशेंट एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, दीज आर सम एग्जाम पॉइंट्स हियर। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट असेसमेंट आती है जिसमें मेडिकल हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और रिस्क असेसमेंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मेडिकल हिस्ट्री जो है ये हम प्री ऑपरेटिव केयर में ज़रूरी लेते हैं या प्री ऑपरेटिव फेज़ में लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं कोई पास्ट इलनेस नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह मत है, फैमिली हिस्ट्री मत है किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, और सर्जिकल एक्सपीरियंस देखते हैं, प्रीवियस सर्जिकल एक्सपीरियंस देखते हैं कि लास्ट टाइम इनकी अगर सर्जरी होती तो कैसे क्या हुई थी।
एलर्जीज़ देखते हैं, ड्रग्स वगैरह, मेडिकेशंस की। जो मेडिकल हिस्ट्री है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर प्री ऑपरेटिव फेज़ में हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें जनरल कंडीशंस, वाइटल साइंस और सिस्टमिक एग्जामिनेशन होती है। फिर इन्वेस्टिगेशंस होती है, जिसमें ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी वगैरह ये सारे टेस्ट होते हैं। और फिर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, जिसमें फ़िटनेस फॉर एनेस्थीसिया देखते हैं। याद रखिए ये सारा जो है असेसमेंट, जो इम्पोर्टेंट असेसमेंट है, इसे हम मेडिकल में कहते हैं PAC, ठीक है, प्री एनेस्थीसिया केयर, ठीक है, प्री एनेस्थीसिया केयर कह सकते हैं हम इसे, जिसे पैक कहते हैं। अगर पैक ओके होता है तो सर्जरी डन है, ठीक है। अगर पैक में कोई प्रॉब्लम है तो सर्जरी नहीं होती है, सर्जरी होल्ड हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन अगर देखें तो उसमें ये है कि नर्स उसको एक्सप्लेन करेगी प्रोसीजर और एनेस्थीसिया व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव टीचिंग्स जो है बहुत ही ज़रूरी है टू रिड्यूस द फियर एंड एनजाइटी रिगार्डिंग द सर्जरी। इन्फॉर्मड कंसेंट लेना ज़रूरी है। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट टाइप वगैरह, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड मेडिकेशंस देने पड़ते हैं जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, एंड इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ऑन फास्टिंग एज ऑर्डर्ड। फास्टिंग को हम यहाँ पर मेडिकली जो है टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ NPO। और NPO जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नील पर ऑस, यानी ऑरली उस पेशेंट को कुछ नहीं देना है, यूजुअली बिफोर 6 या 8 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है। जो प्री ऑपरेटिव एंजाइटी होती है कैन इंक्रीज द पल्स, BP एंड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए यहाँ पर नर्स बहुत ही एक अहम रोल अदा करती है टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिगार्डिंग द सर्जरी। एंड ए कंप्लीट असेसमेंट जो है दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, इजी पॉइंट्स है। इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद, ठीक है। इन कॉम्प्लिकेशंस को बचाने में कौन सी हमें चीज़ मदद करती है, जिसे हम ऑपरेटिव केयर कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है दैट असिस्ट विद बाउल प्रिपरेशन इफ़ नीडेड। बाउल प्रिपरेशन तो आपको पता ही होगा, जिसमें एनिमा वगैरह देते हैं, ठीक है। बाउल को जो है रिमूव करना पड़ता है बिफोर सर्जरी, अगर जैसे एंडोस्कोपी होती है या रेक्टम से रिलेटेड या कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड, कोलोनोस्कोपी वगैरह जो है उन सर्जरीज़ में बाउल प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सर्जरी से पहले पता ही आपको कि इसमें जो है ज्वेलरी वगैरह जो है वो रिमूव करना पड़ता है। ये सब काम होता है एक नर्स का। एंड एनकरेज द डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, पेशेंट बाथ्स, वेयर्स क्लीन गाउन। वेरीफाई करना पड़ता है आइडेंटिटी यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स। ये सारे नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें आते हैं। उसके बाद हमें इसमें आता है दैट इज़ इंट्रा ऑपरेटिव फेज़। इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ वो फेज़ होता है जब एक पेशेंट जो है एंटर होता है सर्जिकल सूट अंटिल द पेशेंट इज़ ट्रांसफर टू द रिकवरी एरिया, यानी सिंपली आप कह सकते हो जहाँ पर पेशेंट का जब प्री ऑपरेटिव केयर हो जाता है, फिर उसको थिएटर शिफ्ट करते हैं, जिसे OT कहते हैं। OT में उसकी सर्जरी वगैरह सब कुछ हो जाता है, एंड देन उसको रिकवरी रूम में जो है शिफ्ट करते हैं। सो ये वाला फेज़ जो है इसको इंट्रा ऑपरेटिव कहेंगे। प्री ऑपरेटिव तो हमने पढ़ लिया, इंट्रा ऑपरेटिव आप पढ़ना है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज़, ठीक है। दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए, दैट्स टाइम आउट। अब टाइम आउट क्या होता है, राइट पेशेंट राइट साइड राइट प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें टाइम आउट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो नर्सिंग इंटरवेंशन है परफॉर्म टाइम आउट जो है विद द सर्जिकल टीम, उसका यही मतलब होता है कि हमें देखना है कि राइट पेशेंट है, राइट साइट है इसकी, या राइट प्रोसीजर, ये सारी चीज़ इसमें ध्यान में रखनी होती है। एंड यहाँ पर जो पेशेंट का जो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो दैट इज़ पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट, and we have to provide the successful surgery conditions and maintain the body functions and prevent complications, assist the surgeon and anesthesia providers। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा इसमें याद रख लीजिए। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ पोजीशनिंग सही पोजीशनिंग देनी है, सो दैट जो प्रेशर सोर्स है या न्यूरो इंजरी है या फॉल वगैरह जो है उससे हम प्रिवेंट करें उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है मॉनिटर, जैसे ECG, BP, पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं। याद रखिए ये सब इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ में आता है, ठीक है। इसके अलावा चेक एंड मेंटेन द एयरवे एज़ पर द एनेस्थीसिया प्लान, ठीक है।
असिस्ट इन स्टेराइल प्रिपरेशन एंड ड्रैपिंग, ये सारी चीज़ें इनमें इनका ख्याल रखना पड़ता है। बाकी सब जो है आप इसमें देख ही सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है जो है डॉक्यूमेंट करना पड़ता है जो भी इंट्रा ऑपरेटिव इवेंट्स होते हैं, और ये एक नर्स का काम होता है, ठीक है। स्पॉन्ज एंड इंस्ट्रूमेंट जो है उनका जो काउंट है शुड बी डन टू प्रिवेंट द रिटेनेड आइटम्स एंड aseptic techniques should be used, which asepsis is the key method to prevent the surgical site infection, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम की फोकस देखें जो इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ में होता है, उसमें सेफ्टी, एनेस्थीसिया, सर्जरी, मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं। फर्स्टली जो होता है सेफ्टी क्या होता है, यहाँ पर हम पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, ठीक है। जैसे करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट, ये सारी सब इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसमें आता है एनेस्थीसिया, जिसमें जो इंडक्शन मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इंश्योर करना पड़ता है कि जो एयरवेज है, वेंटिलेशन है, वो एडिक्वेट है। एंड इसके अलावा इसमें फिर सर्जरी यानी सर्जरी का फोकस ख़ास तौर पर रखना पड़ता है, जिसमें असिस्ट करना पड़ता है सर्जन को टू मेंटेन द स्टेराइल फील्ड, एंटिसिपेट नीड्स, पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है इसमें आता है। देन इसमें आता है मॉनिटरिंग में है क्या है, वाइटल साइंस को मेजर करना पड़ता है, यूरिन आउटपुट, ब्लड लॉस वगैरह जो है, इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। एंड फिर इसमें आता है डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हम इसमें इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ड्रग्स क्या दिए वो लिखना पड़ता है, वाइटल साइंस क्या थे, सो सब कुछ इसमें जो है रिपोर्ट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो असल में इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक होता है एनेस्थीसिया, एक होता है सर्जरी, एक होती है मॉनिटरिंग, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा इसमें। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रा ऑपरेटिव फेज़, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें आता है दैट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव फेज़। अब पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में क्या होता है, जो जैसे ही पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, आफ्टर सर्जरी उसको रिकवरी एरिया में या रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। वहाँ से फिर वो शिफ्ट होते हैं वार्ड्स वगैरह में, एंड फिर वो डिस्चार्ज होते हैं। वो सारा फेज़ जो है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ कहेंगे। अब पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में क्या है, इसमें आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं आफ्टर सर्जरी आर क्रिटिकल फॉर डिटेक्टिंग द कॉम्प्लिकेशंस एंड पेन कंट्रोल जो है इम्प्रूव्स द रेस्पिरेशन, मोबिलिटी एंड हीलिंग। अर्ली एम्बुलेशन जो है प्रिवेंट द डीवीटी, जिसे डीप इन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन एंड कॉन्स्टिपेशंस। गुड वाउंड केयर जो है इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन एंड प्रमोट्स द हीलिंग। पेशेंट एजुकेशन जो है इट प्रिपेयर्स पेशेंट एंड फैमिली फॉर द सेफ रिकवरी एट होम। सो सिंपली यहाँ पर जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ है, इसमें की नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या रहते हैं, दैट वी हैव टू रिसीव द पेशेंट फ्रॉम द रिकवरी एरिया यूजिंग एस बार हैंड ओवर, चेक द वाइटल साइंस रेगुलरली, एसेस द एयरवेज, ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन, और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा दवाई वगैरह वो उसको देनी है एंड उसको मैनेज करना है, ठीक है। एसेस द सर्जिकल वाउंड फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग और डिस्चार्ज, उसको देखते रहना है, जो उसका वाउंड है सर्जिकल वाउंड उसका खास केयर करना है, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाउंड या अदर जो है इनमें क्या क्या आता है ये आपको थोड़ा समझना है, जैसे एटिलेक्टेसिस, नमूनिया, हाइपोटेंशन, डीवीटी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस, इन्फेक्शन, यूरिनरी रिटेंशन जो है, ये सारी चीज़ें जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट द प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट। फिर इसमें जो है कंपैरिजन टेबल है, यहाँ पर आप मेन फोकस टाइम ये आस्पेक्ट्स देख सकते हैं पेशेंट गोल आउटकम से रिलेटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जैसे प्रो ऑपरेटिव में असेसमेंट, प्रिपरेशन, रिड्यूसिंग एंजाइटी, प्रिवेंटिंग रिस्क, और इंट्रा ऑपरेटिव में सेफ्टी, एनेस्थीसिया, सर्जरी और मॉनिटरिंग आती है। पोस्ट ऑपरेटिव में रिकवरी, पेन कंट्रोल, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, रेस्टोर द नॉर्मल फंक्शन आता है। एंड देन इसके बाद जो है इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट इन सर्जरी। जो प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट इन सर्जरी है उसमें क्या आता है, एडमिशन प्रोसीजर, यानी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो अच्छे से देखना है। यूजुअली एक दिन पहले या सर्जरी से 1 या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं पेशेंट की आइडेंटिटी को, एंड देन चेक करते हैं डॉक्टर्स ऑर्डर को,
एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं। फास्टिंग वगैरह ये एडमिशन प्रोसीजर में आता है, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इन्फॉर्मेंट कंसेंट लेना पड़ता है, एनपीओ स्टेटस देखना पड़ता है, बेसलाइन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिर पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रोसीजर एंड पोजीशन प्रोसीजर रूम में, ठीक है, जहाँ जिसे हम ओटी भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमें इंश्योर करना है कि जो आईवी लाइन वगैरह है वो सब सिक्योर है। याद रखिए कि एक तो पहला एडमिशन प्रोसीजर होता है, फिर ट्रांसफ़र प्रोसीजर एंड पोजीशनिंग होती है। पोजीशन में भी जैसे सुपाइन पोजीशन, प्रून पोजीशन, लिथोटमी, टंडलबर्ग, ठीक है, रिवर्स टनलबर्ग एंड लेटरल पोजीशन इसमें आती है। जो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी है, उसी हिसाब से इसको हम जो है वो ओटी टेबल पे वो पोजीशन देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स में जैसे मेंटेन क्लीन, क्विट, वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड ओटी, टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी शुड बी बिटवीन 50 to 60%। सो ये सारा जो है इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एंड देन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है यही सारी चीज़ें जो आप इस पर देख सकते हो। एंड देन स्टरलाइजेशन, अगर हम देखें स्टरलाइजेशन तो वैसे हमने अलग से पढ़ी है, फिर भी अगर आप देखो कि यहाँ पर जो स्टरलाइजेशन है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, ग्रे स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन आती है, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें जो है सेफ्टी फॉर मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट इन एन ऑपरेशन थिएटर, जो आपके यहाँ पर सिलेबस में दिया गया था एट द एंड, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इसका जो है इन सर्विस एजुकेशन, बॉडी मैकेनिक्स, रेडिएशन सेफ्टी, फैटिग फैक्ट्री एंड इन्फेक्शन कंट्रोल जो है, या केमिकल हजार्डस, और ये सब चीज़ें जो है हमें इसमें आती है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये सब आप उस पर देख सकते हैं। फिर एट द एंड इसमें कुछ एडिशनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे पर्सनल सेफ्टी इन ओटी, सेफ्टी में कौन कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डूज़ एंड डोंट्स भी देख सकते हैं। बहुत ही इजी है ये, एंड ये कोई भी मतलब मेडिकल प्रोफेशन जो होगा वो इस चीज़ को समझ सकता है और इसको ईज़िली कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर अगर कोई एमसीक्यू आएगा भी वो आप ईज़िली कर पाओगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।